Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar and on this platform we cover daily current affairs for you with previous year questions जहाँ पर आपको एक integrated approach मिलती है मेंस प्रीलिम्स के साथ साथ पिछले सालों में यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछती है तो उसको आप विद रिस्पेक्ट टू देखते हो। साथ ही साथ जैसे कोई भी टॉपिक रहता है उसके विद एसोसिएशन में ऑलरेडी यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके सिमिलर लाइंस पे, ताकि आपको एक आइडिया मिले, एक डायरेक्शन जो है वो पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कैसे तरीके के 4 ऑप्शंस होते हैं, क्या आंसर होता है, किस तरीके से आंसर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था विद रिगार्डिंग टू सम क्वेश्चंस दैट वर एसोसिएटेड विद द प्रीवियस ईयर, तो पहले उसके आंसर देख लेते हैं। तो मैं आपको कुछ दिनों से बोल ही रही थी कि आपको पीवीटीजीज के बारे में ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। हमने एक पीवीटीजी के बारे में डिस्कस भी किया था, एक ट्राइब, उसका नाम ज़रा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने उसको लिया था विद द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है जिसको अभी ऑस्कर मिला था, उसके विद रिस्पेक्ट टू में हमने वो ट्राइब कवर करी थी। नेम ऑफ द ट्राइब, मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन, पता चलेगा ना कि आपको याद है या नहीं है। अब यहाँ पर दैट वाज अ पीवीटीजी और नॉट, वो आप बताना। तो अब पीवीटीजीज को लेके यूपीएससी ने 4 स्टेटमेंट्स पूछे, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट स्टेटमेंट। वो क्या कहती है? पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining the PVTG status. अगर आप किसी को particularly vulnerable tribal group का status देते हो तो क्या criteria है, किस basis पे दोगे, क्या ये एक criteria है? ये आपको homework के लिए भी दिया था मैंने। There are 95 PVTGs officially notified in the country and Irregular and Cone tribes are included in this list. तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है ना कि वो बोल रहा है देर आर 95 पीवीटीजीज, तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है। देर आर अ टोटल ऑफ 75 ट्राइबल ग्रुप्स जिनको कैटेगराइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। तो देखो वही एलिमिनेट करो ज़रा, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होने से, बाकी ये भी नहीं पता कि ये ट्राइब है या नहीं, हमें नहीं पता, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या क्राइटेरिया है या नहीं, हमें नहीं पता, कितने स्टेट्स में होता है ये भी नहीं पता। तो यूपीएससी कह रहे कोई बात नहीं, नहीं पता तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो पता होगी, उसको एलिमिनेट कर दो और आप सीधा आंसर पे आ जाओगे, दैट इज सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जो फीचर्स हैं, अगर आप किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हो एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सो 4 लेवल्स हैं। फर्स्ट इज प्री एग्रीकल्चरल लेवल टेक्नोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द फीचर इफ दैट पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप इज गोइंग विद दिस। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, थर्ड इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड फोर्थ इज दैट डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन। तो ये 4 आप बोल सकते हो आइडेंटिफाइड अगर फीचर है, तो देन द वन ट्राइबल ग्रुप इज कैटेगराइज्ड एज अंडर पीवीटीजीज एंड इट इज बीइंग अब यहाँ पर जैसे कितनी स्टेट्स हैं, 18 स्टेट्स ही हैं। ये जो पीवीटीजीज है ना, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, दिस बेसिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल कैटेगरी फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। तो फोर्थ 5-year plan जो था, it was constituted during that on the basis of the report of a commission. The name of the commission is, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। कुछ कुछ बातें तो आपको बतानी ही पड़ेंगी ना, नहीं तो ऐसे बात कैसे बनेगी। As per the solid waste management rules 2016 in India, which one of the following statement is correct? इसका मतलब एक सारी स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट हैं, तो वो अब आपको बताना है। मतलब सारी स्टेटमेंट्स अब यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में पता है तो आप देखना सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट हैं। अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूँ तो वेस्ट जनरेटर्स जो हैं दे आर कैटेगराइज, दे बेसिकली दे हैव टू नो द सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम्स, नॉट 5,
3 हैं, राइट। और उसके बाद ऑप्शन 4 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट राइट। और यहाँ पर द रूल्स आर एप्लीकेबल टू द नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली जैसी टर्म आती है ना, मोस्टली वो स्टेटमेंट्स गलत हो जाती है। यहाँ पर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी है, अगर आप रूल्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। थोड़ा सा ना इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्टेटमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि गलत है। वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, तो यहाँ पर ये नंबर गलत हो गया, राइट। ओनली जैसी टर्म्स मोस्टली गलत हो जाती हैं, हमेशा नहीं, मोस्टली। अच्छा, ये भी एक कीवर्ड है, इट इज मैंडेटरी। तो ये जब टर्म्स होते हैं ना, मस्ट, ऑल, मैंडेटरी, नंबर्स, डेटा, राइट, तो ये ओनली, ये सब चीज़ें अपने स्टेटमेंट्स में चेक कर लिया करो एक बार। अगर वैसे पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। कभी नहीं पढ़ रखा है, आंसर तक पहुंचना है, राइट, तो तब आप ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो इन पे। 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग series of dams and channelizing water into connected reservoirs। तो 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, कोई भी साइट होती है ना, तो उसका एक फीचर आपको पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आंसर है ढोलावीरा, एंड इट इज़ located in the run of Kutch in गुजरात के पास है ये। This city has a very impressive unique water harvesting and management system it had, right। बाकी जितनी भी sites mentioned हैं, ऐसा कोई elaborate water harvesting structure it has not been found there। तो आंसर is A। इसका मतलब क्या है, कोई भी साइट का जो अपना यूनिक फीचर होगा, यू हैव टू कवर इट, बिकॉज यू कैन सी इन 2021 यूपीएससी हैज आस्क्ड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 2021 में एक और क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू वाटर क्रेडिट, और आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो मैं आपके लिए पहले सारी स्टेटमेंट्स पढ़ देती हूँ। पहली स्टेटमेंट है, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। दूसरी स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है वैसे, दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब फिर सेकेंड स्टेटमेंट को अगर मेरे को पता है कि किसने लॉन्च किया है, वो आई नो, तो फिर मैं एलिमिनेट कर दूं अगर, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे मैं आ जाऊंगी, राइट। किसने लॉन्च किया, मैंने कल भी आपको बताया था कौन लॉन्च करता है, एम क्या है, और साथ ही साथ उसका एक स्पेशल फीचर कवर कर लो। कभी कभार एक चीज़ को भी एलिमिनेट करने से आप आंसर पे आ जाओगे। इसका एम है टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन सब्सिडीज, दैट इज ऑल्सो राइट। सो आंसर इज सी। अगर मैं इसके थोड़ी सी आपके साथ बात करूं तो water.org इज अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग टू ब्रिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू द वर्ल्ड, राइट। तो वाटर क्रेडिट इज अ वेरी पावरफुल solution, you can say, and the first to put microfinance tools to work in this sector, water and sanitation sector. So basically it helps to bring small loans to those who need access to those affordable financing to make household water and toilet solutions a reality. तो यहाँ पर जो people हैं who are living in the poverty, they use these loans to put a tap or a toilet in their homes. तो ये उस regard में है, and it does not work under the WHO and the World Bank, right? तो ये इसका सही आंसर था। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, ये जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ना, इनके बारे में हम इन डिटेल कवर करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में थे। अब न्यूज़ में क्यों थे उसका भी पर्सपेक्टिव जो है वो भी जान लेंगे। जोजिला पास क्यों न्यूज़ में रहा, जोजिला पास के बारे में जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA, तो PFRDA के बारे में जानेंगे। प्रीलिम से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। मैकमोहन लाइन आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक कर सकते हो, ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हो, राइट। ज्योग्राफी में मतलब एज इन आपको प्रीलिम से सवाल बन सकता है, और GS पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो। मनरेगा स्कीम GS पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। स्कीम के बारे में जानेंगे कि अभी जो बजट में जो बातें हो रही हैं कि यहाँ पर जितना एलोकेटेड बजट के अंदर इसको विद रिस्पेक्ट टू मतलब प्रीवियस बजट्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर अर्लियर इट वाज हायर, बट नाउ द कंसर्न इज दैट द बजट एस्टिमेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फॉर दिस स्कीम। तो क्या क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, और ये स्कीम अपने आप में क्या स्कीम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़ में है, रिसेंटली प्रोक्योरमेंट हुई वर्थ अ नंबर, तो
तब यहाँ पे डीएसी के बारे में जान लेंगे। और पेनियार रिवर जो है वो न्यूज़ में रही बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो और साथ ही साथ प्रीलिम से भी यहाँ पर सवाल बनते हैं, राइट। तो एक ओवरव्यू आई थिंक अब आपको मिल गया है कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो मैं यहाँ पर आपकी ले रही हूँ पहली न्यूज़, तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल नाउ। अच्छा, पहला ना आपको मुझे ये बता देना है कि चेयरपर्सन कौन है। अगर हम ये बोल रहे हैं दैट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पीएफआरडीए, सो हु इज द न्यू चेयरपर्सन, कमेंट सेक्शन में बताना है। अब लेट्स टॉक अबाउट पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है। इट इज अंडर पीएफआरडीए एक्ट, इट वॉज इनेक्टेड इन 2014। तो जो पेंशन्स की जब हम बात करते हैं ना, जो पेंशन जो स्कीम्स हैं ऑफ पेंशन फंड्स, तो उसको लोगों तक लेकर जाना, लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाना और साथ ही साथ उसको रेगुलेट करना, promoting the income security, old age income security by establishing schemes of pension funds and other related matters, regulating the pension funds, protecting the interest of subscribers. This is the objective of PFRDA. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इसका jurisdiction है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स रेगुलरली अब तो साथ साथ देख रहे हो तो पता होगा हेडक्वार्टर से भी सवाल आता है। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर चेयरपर्सन है एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर्स, तो जिसमें से एटलीस्ट 3 विल बी होल टाइम मेंबर्स एंड अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फंक्शंस आई थिंक सबको पता ही है, पेंशन फंड्स को रेगुलेट करना, एजुकेट करना सब्सक्राइबर्स को, जनरल पब्लिक को रिलेटेड टू पेंशंस, रिटायरमेंट सेविंग्स और रिलेटेड इश्यूज, राइट। तो ये सब जो है एस्टैब्लिशिंग ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द सब्सक्राइबर्स, रजिस्टरिंग द इंटरमीडियरीज, रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरीज, राइट। ये सब जो है ये फंक्शन है किसका? PFRDA का, to regulate and develop the regulate pension funds, laying down the norms for the management of the corpus of pension funds, establishing grievance redressal mechanisms, settling disputes among the intermediaries, and train the intermediaries, educating the subscribers about with respect to pension, retirement saving related issues. तो ये सब जो है functions है of PFRDA। थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है? 4 सिंपल ऑप्शंस दिए, 2020 में सवाल पूछा गया। तो ईस्ट ऑफ अक्साई चेन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलजित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड वेयर? इसका मतलब मैप प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज थोड़ा सा जोजिला पास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रीओपन्ड दिस स्ट्रैटेजिक जोजिला पास विच एक्ट्स एज अ गेटवे बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो बिना मैप में जाने बात नहीं बनेगी। तो अगर आप ये लोकेशन देख रहे होगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, या दिस इज जोजिला पास। तो ये कनेक्ट करता है लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को, राइट। तो ना अब आपके लिए एक होमवर्क है, जितने भी JNK में पासेस है ना, उनको नॉर्थ टू साउथ ज़रूर देख लेना। सवाल बन सकता है 4-3 पास दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो पासेस न्यूज़ में आ रहे हैं वो मैं आपको कवर करवाती जाऊंगी, राइट। अब जैसे ही कोई कल को हिमाचल प्रदेश और के साथ जो पासेस हैं जो हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर मैंने एक पास करवाया तो आपके लिए होमवर्क होगा कि हिमाचल प्रदेश के मैप में जो जो पास हैं उनको एक बार एटलीस्ट मैप में ज़रूर देख लो। अब बात करूँ अगर जोजिला पास की, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स एंड एज यू नो दैट इट कनेक्ट्स Kashmir to Ladakh. It is located on the Srinagar-Kargil Leh Highway NH1 at a height of 11,650 feet. Right. Almost half of the year ये जो पास है it remain closed क्योंकि वहाँ पर heavy snowfall होती है। अब जोजिला टनल जो है, the tunnel that is under construction at an altitude, it is being constructed at an altitude of this 11,578 feet. तो on this हाईवे ओनली ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करेगा श्रीनगर से ले। इसकी टोटल लेंथ है 14.15 किलोमीटर। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है, एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, राइट। सो इट वुड बी 9.5 मीटर वाइड, 7.57 मीटर हाई। शेप क्या होगी? हॉर्सशू शेप है। तो ये मैप में मैंने आपको जोजिला पास टनल दिखा दिया है।
ज्योग्राफी से अब आप इसको लिंक कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्मदा रिवर के बारे में सवाल था, 2013 में पूछा। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू वेस्ट while most other large peninsular rivers flows to east। ये सबको पता है, लेकिन किसी ने ये जाना why? यूपीएससी इसी पे ही, मैंने बोला था ना आपको हमेशा whenever you are preparing make sure ये सवाल आपके मन में आए। इस सवाल का आंसर जो है ना वो जब पता चल गया, दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड दैट मीन्स यू आर नाउ एबल एनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्योंकि यूपीएससी वाई पे ही सवाल पूछती है, ऐसा क्यों है, ये है सबको पता है, लेकिन ऐसा क्यों है वो किसी किसी को पता है। नर्मदा फ्लोज टू वेस्ट सबको पता है, लेकिन वाई ये किसी किसी को पता होगा। तो 3 स्टेटमेंट्स थी आपके पास, यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट सेशन, बट 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है वाई में इसका क्या आंसर रहता है, और फिर इसको अगले सेशन में लेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात करेंगे, बिकॉज रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिलिट्री हार्डवेयर वर्थ 70,584 करोड़। सबने सुना होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, विच इज़ अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी किसकी, डिफेंस मिनिस्ट्री की। एंड ये इंश्योर करती है एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द आर्म फोर्सेस। सवाल यहाँ से बन सकता है कि ये काउंसिल बनी कैसे, हाउ इट वॉज फॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस पे ये बनी थी ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। तो आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेड एंड दिस काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर 1999 में। को कारगिल वॉर के बाद 2001 में ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। इसके चेयरमैन कौन है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, डिफेंस मिनिस्टर ही चेयरमैन है, और मेंबर्स में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब मेंबर्स हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। आगे चलते हैं, न्यूज में है मैकमोहन लाइन। तो यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज यूएस इन द चैम्बर, अपर चैम्बर ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पर यूएस बेसिकली, आपके लिए थोड़ा न्यूज़ को लिंक कर लीजिए, यूएस रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी बात हो रही है, दिस इज मैकमोहन लाइन। जस्ट लेट मी चेंज द कलर। मैं आपको ना इसको आगे सेशन में बढ़ते हैं और दूसरे मैप में आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा पिक्चर क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश और ये रहा आपका, ये मैकमोहन लाइन दिख रही है अब। तो ये ही लाइन को रिकॉग्नाइज किया है जिसको चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि चाइना जो है, तवांग रीजन जो है उसको इंडिया का पार्ट ना मानते हुए इट सेज कि वो तिब्बत में आता है, चाइना का पार्ट है। चाइना मैकमोहन लाइन को जो है उसका स्टैंड अलग है, वो इट डज नॉट कंसीडर मैकमोहन लाइन एज द लाइन और द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे चाइना जो है ना, वहाँ पर छोटे छोटे विलेजेस बनाने लग जाता है, और हमने एक विलेजेस के लिए जैसे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है कि बॉर्डर विलेजेस जो है ना उनका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर आपने, चाइना ने ऐसे विलेजेस बनाने शुरू कर दिए थे छोटे छोटे, तो हमारे जो लोग हैं वो बॉर्डर विलेजेस से वापस आते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट शुड बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, देयर शुड बी इंटरनेट कनेक्शंस होने चाहिए, राइट, कि लोग वहाँ से वापस नहीं आए, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पॉइंट, मतलब बोल सकते हैं सर्विलियंस के लिए बहुत ज़्यादा द पीपल कैन हेल्प देयर, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं मैकमोहन लाइन की बात करूँ, सो जो रेजोल्यूशन है मतलब जो यूएस ने अप्रूव किया कि the resolution reaffirms India's well-known and established position that Arunachal Pradesh, जिसको चाइना क्या कहता है, साउथ तिब्बत, is a integral part of इंडिया। ये रेजोल्यूशन में अफर्म किया गया है यूएस ने, मतलब ये यूएस के साइड से। इंडिया में ऐसे कोई रेजोल्यूशन की बात नहीं है। इंडिया तो ऑब्वियसली कहता है कि अरुणाचल प्रदेश ऑब्वियसली वो हमारा पार्ट है।
मैकमोहन लाइन जो है इट सर्व्स एज अ डी फैक्टो बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द ईस्टर्न सेक्टर, हम ईस्टर्न सेक्टर में है ना अभी, तो इसकी बात कर रहे हैं. इट रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट, ये देखो ये रहा ना, भूटान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द ईस्ट. तो ये जो लाइन है दिस इज द मैकमोहन लाइन एंड द डिस्प्यूटेड बाउंड्री. चाइना हैज हिस्टोरिकली डिस्प्यूटेड द बाउंड्री एंड क्लेम्स दैट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ तिब्बत ऑटोनमस रीजन. तो ये अगर आप देखोगे, ये देखो ये है वेस्टर्न सेक्टर, ये सेंट्रल सेक्टर, द डिस्प्यूट, हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं चाइना के साथ, एंड दिस इज द मैकमोहन लाइन करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. वेस्टर्न सेक्टर में आप मुझे बताना कि इंडिया कौन सी लाइन को स्टैंड लेता है और चाइना का क्या स्टैंड है इन दी वेस्टर्न सेक्टर, वो आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन. चाइना के हिसाब से तो वो जो शिमला एग्रीमेंट है उस पर चाइना का ये बोलना है कि चाइना वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट शिमला एग्रीमेंट, वहाँ पर इंडिया और तिब्बत तो था, चाइना वॉज नॉट इन्वॉल्व देयर, ऐसा चाइना का कहना है. एंड चाइना क्लेम्ड इट्स राइट ऑन द अरुणाचल प्रदेश ओनली आफ्टर द ऑक्यूपेंसी ऑफ तिब्बत इन 1950. तो मतलब चाइना अप्रूव नहीं करता, चाइना का यही स्टैंड है कि चाइना शिमला एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, चाइना हैज़ नॉट अप्रूव, नॉट एक्सेप्टेड द मैकमोहन लाइन, राइट. इंडिया का स्टैंड ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश इज आवर पार्ट. इंडिया बिलीव्स कि जब मैकमोहन लाइन वॉज एस्टैब्लिश इन 1914, तिब्बत वॉज वीक बट इंडिपेंडेंट कंट्री था तिब्बत उस टाइम पे. इट हैज़ एवरी राइट टू नेगोशिएट द बॉर्डर एग्रीमेंट विद एनी कंट्री उस टाइम पे, राइट. तो चाइना का ऑब्वियसली इससे स्टैंड अलग है. इवन आफ्टर द चाइनीज ऑक्यूपेशन ओवर तिब्बत इन 1940, 1950, राइट, उस टाइम, उससे पहले शिमला एग्रीमेंट के टाइम पे तिब्बत was there, Tibet was independent country and Tibet has the right to negotiate, and then McMahon line was drawn. तिब्बत was not ruled by China, उस टाइम पे चाइना का रूल नहीं था तिब्बत पे, इसीलिए मैकमोहन लाइन इज क्लियर एंड लीगल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड China. Even after the Chinese occupation over the Tibet in 1950, the Tawang region remained as an integral part of इंडिया. तो ये इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है मैकमोहन लाइन को एंड कंसीडर्स इट टू बी द लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस लैंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन तवांग, जिसकी मैंने बात करी है, ईस्टर्न सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर मैकमोहन लाइन पे. अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश. चाइना का स्टैंड ऑपोजिट है. ये न्यूज़ में था, अब आपको मैंने इसकी ब्रीफिंग दे दी है, एक बार आप जाके जो मैप है उसको ज़रूर देख लेना. थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन. तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस या फैक्टर्स, मतलब आपको पता होगा ना जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न पता होना चाहिए. तो बस ये रीज़न ही है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है. इसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे. पेनियार रिवर, इसके रिगार्डिंग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि एक इशू है बिटवीन दी कर्नाटका एंड तमिलनाडु. अगर इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो बेसिकली क्या हुआ था, तमिलनाडु इन 2018 दे फाइल्ड एन ओरिजिनल सूट अगेंस्ट कर्नाटका कि कर्नाटका is constructing check dams and the diversion structures on this Peniyar river. तो यहाँ पर there was a tribunal that was formed and then union government was to constitute a tribunal for the adjudication of disputes over the water of the river, of this river between Karnataka and Tamil Nadu. तो ये जो दिसंबर में, in mid December, court gave the center की 3 months to constitute this tribunal and resolve the dispute between both these states. तो अभी जो उसका टाइम फ्रेम है, that 3 months that were fixed by the Supreme Court, the tribunal की जो डेडलाइन थी that has expired with respect to this issue, right? तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है. अब पेनियार रिवर की हम बात कर रहे हैं, ये है आपकी पेनियार रिवर. कर्नाटका में मैं आपको बताऊंगी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नंदी हिल्स. अगर कोई बैंगलोर कर्नाटका से है तो पता होगा नंदी हिल्स के बारे में. और ये फिर फाइनली तमिलनाडु से होती हुई इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, राइट. सो दिस रिवर ओरिजिनेट्स इन दी नंदी हिल्स इन चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो वहाँ मतलब कोई कर्नाटका से अगर है तो नंदी हिल्स के बारे में सुना होगा उन्होंने. एंड फिर वो तमिलनाडु से फ्लो करती हुई ये रिवर एम्प्टी करती, बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. नेम इज पेनियार रिवर. ये जो रिवर है इसको दक्षिणा पिनाकिनी कन्नड़ा में एंड पोनियार और पेनियार इन तमिल इट इज़ ऑल्सो नोन एज. तो कंफ्यूज मत होना, इसके जो नाम्स हैं वो नाम मतलब एक ही रिवर के अलग अलग नाम्स हैं. इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन तमिलनाडु. लेंथ है 497 किलोमीटर की आफ्टर द कावेरी. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर स्टेट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन. तो यहाँ पर ये बैंगलोर,
ये देखो बैंगलोर, होसूर, तिरुवन्नमलाई एंड कुडलूर, दे आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, दैट इज साउथ पेन्नार रिवर। तो ये रिवर न्यूज़ में थी, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना, और मैप में इसको ज़रूर देखना। तो पार्लियामेंट्री पैनल जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। पैनल रेज द कंसर्न्स ओवर द बजट कट्स जो हुए हैं ऑन दिस स्कीम। कमिटी इज कंसर्न टू नोट दैट, ये बात हुई है कि जो फॉर मनरेगा द बजट एस्टिमेट्स दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 29,400 करोड़ फॉर 2023-2024 एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बजट फॉर दिस मनरेगा स्कीम वाज हायर इन द लास्ट 2 years ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, जॉब लॉस हुए, इनकम लॉस हुई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज सेइंग दैट सी द लोअर, जस्ट अ मिनट, yeah, so as per the government, if you are considering this lower budget this time for Manrega, it is based on the assumption that now the economy is recovered from the pandemic, the war of Ukraine, that is why this step has taken. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस स्कीम के बारे में जानना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, बेसिकली इट इज़ अ फ्लैगशिप रूरल जॉब स्कीम, जॉब प्रोवाइड करती है ये स्कीम, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल पीपल। इस स्कीम से एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ पीपल ऑन एन एवरेज दे वर्क अंडर इट एंड almost 14 lakh sites. So this act provides them the legal right to employment for the adult members of the rural households. At least you can see 1/3 of the beneficiaries have to be women, and wages are given, they are paid according to the wages that are specified for the agricultural laborers under the Minimum Wages Act 1948. इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा significance है because it enhances the livelihood security by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in the financial year. और अगर ऐसा नहीं होता, employment must be provided within the 15 days of being demanded, fail to which unemployment allowance must be गिवन। तो सिग्निफिकेंस बहुत है ना, मतलब स्कीम के जो स्कीम है उससे ही पता चल रहा है उसका सिग्निफिकेंस कि इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पुअर, प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू द पीपल इन द रूरल एरियाज, एंड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन है इसमें विमेंस की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट इंक्रीजेज द वेज रेट इन द रूरल एरिया, स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। ये सारे पॉइंट्स आप अपने मेंस में लिख सकते हो, एक मेंस एनरिच्ड कंटेंट है ये, राइट। तो ये एक स्कीम है जिसका एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है, अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो यहाँ पर आई होप आज की चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। सेशन अच्छा लगा है तो ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल, शेयर दीज वीडियोज़ विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। आई आरजू कक्कर signing off, will meet you tomorrow with other in the next day with other set of current affairs. Till then, take care everyone, good luck, good wishes, happy learning.